अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। इस वक्त हम कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मौजूद हैं। जी, बल्दिया टाउन वही इलाका है जो माजी में स्मगलिंग का और जराइम का गढ़ रहा है। इसीलिए आज हम इस इलाके में आए हैं। लेकिन आज का जो मौजू है वो ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से है। वो ऑर्गेनाइज क्राइम जो शायद पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है। गली गली मोहल्ले में वो क्राइम हो रहा है लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं, आज के शो में जानेंगे और आपके सामने क्या ही इंकशाफात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा नाजरीन। आज के शो में हम गुटखा और मावा फरोख्त करने वालों को बेनकाब करेंगे। कराची में गुटखा फरोख्त हो रहा है, बिलखुसूस एक इलाका है जहां पर एक ऐसा शख्स है जो पुलिस से आपका मामला तय करा सकता है। अभी हम उस शख्स की आपको झलकियां दिखाएंगे। शो के आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है, ये शख्स है कौन, किसके लिए काम करता है। जब एसएचओ का सिस्टम है तो कैसे घुसेंगे? अरे तेरी जान घुसते हैं ना यार। भाई एसएचओ से डायरेक्ट बात करो। नाज़रीन, गुटखा और मावा किस तरह सेहत को तबाह करता है, किस तरह कैंसर इसकी वजह से बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले गुटखे और मावे के मुतासरा मरीजों को देखने के लिए जब जिना अस्पताल गए, वहाँ क्या सूरत हाल थी, किस अजियत का वो शिकार थे, आइए खुद सुनिए और देखिए। 1 साल हो गया। 1 साल? हाँ, पैसा भी खर्च किया है, कर्जा भी लिया है, लेकिन तकलीफ नहीं जा रही है, खत्म ही नहीं हुआ। अम्मा, गले का कैंसर है? गले का, मुंह का, यहाँ दाना निकला था। ठीक है। दाना निकला था, फिर बोला कैंसर हो गई है। फिर ऑपरेशन किया, बायोप्सी किया, ऑपरेशन किया, टेस्ट दिया, फिर ये जिना में भेजा है मेरे को। अब कितने से पहले पता चला कि कैंसर है? ये 8-9 महीने, 1 साल के करीब। अब आप छाले वाले खाती नहीं? खा लिया के मावे खाती थी मैं। खुदा गर्क करे इन लोगों को जिन लोगों ने नशा बनाया है। दिन में आप कितने मावे खाती थी? 3-4 खा लेती थी। खाती थी तो काम करती थी, नहीं खाती थी सोती रहती, उठती रहती, काम ही नहीं होता था। तो मावा आसानी से मिल जाता था? हाँ, मिल जाता था, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का। तो आपका इलाका कौन सा है? पुराना गोली मार। अच्छा, अभी वहाँ मावे पे बंद है या अभी भी मिल रहा है? मिल रहा है, खुले आम मिल रहा है। अच्छा, आपने कितने से तक खाया? मैंने तो 3-4 साल खाया। 3-4 साल खाया। हाँ। अब आप खाती हो? अब कहाँ खाती हूँ, अब जाके मरज पे लगी हूँ, इतना बीमारी में जाके कोई अब मरने वाली हूँ, क्या खाऊँ? दिल चाहता है खाने का? नहीं, नफरत हो गई है, उन लोगों से नफरत हो गई है। अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं इनको गोली से उड़ा दूँ। किनको? इनको जो बनाते हैं, ये जहर बेच रहे हैं, दूसरों की जिंदगियां ख़त्म कर रहे हैं। क्यों करते हैं? पैसों के लिए। पैसे कब्र में लेके जाएंगे, दूसरों की जानों से खेल रहे हैं, जिंदगियों से खेल रही है, अच्छा कर रहे हैं, अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो वो है जो बेच रहे हैं बना के। हाँ, जो बेचने की इजाज़त दे रहे हैं वो कैसे लोग हैं? वो भी इनके साथ मिले हुए, वो भी बराबर के शरीक गुनाह में। आपको ज़िंदगी में अब नफरत सबसे ज़्यादा किस चीज़ से? दोनों से, दोनों गुटखे मावे से नफरत है? नफरत हो गई है। अगर आपको एक और ज़िंदगी मिले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप गुटखे मावे के करीब भी जाएंगी? नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी। मैं तो दूसरों की नसीहत करूँगी कि बाबा छोड़ो इसको। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ज़िंदगी अल्लाह की रहमत है, उसकी कदर करो। ये इनसे कुछ नहीं मिलेगा। अब खाने पीने में आसानी मुश्किल होती है? मुश्किल होती है, नहीं खा सकती। अभी ये खा रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, कस्टर्ड खा रही हूँ, हल्का फुल्का जूस पी रही हूँ, दलिया खा रही हूँ। तकलीफ होती थी? तकलीफ होती थी, और अब होती है? अभी बहुत ज़्यादा है। सो पाती हो आप? सोती हूँ, गोलियाँ नशे की देती हूँ तो सोती हूँ, तो आराम ही नहीं, दिमाग फटा जा रहा है। अम्मा, ये बताओ कि गुटखा खाने से पहले जी। और गुटखा खाने के बाद अब हाँ, ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो गई है? अलग हो गई है। ऐसा पहले नहीं करती थी, बिल्कुल सही थी, फिट फाट थी।
अपने बच्चों को संभाला, पाला, पोसा, जवान किया, उसकी मंगियाँ की, शादियाँ की, परवाह नहीं दी। जब से ये बीमारी भारत में पड़ी, आपको ज़िंदगी की उम्मीद ही नहीं है, ख़त्म हो गई है। अब यहाँ आती हूँ 1 साल हो गया, ये भी उम्मीद दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, लेकिन कितना जी। मेरे इलाके में जैसे मछली, गोश्त, सब्जी बेच रहे हैं ना, ऐसे खुले आप गली गली में कारखाने मारो, गली गली में। वो तो अपने नोट छाप रहे हैं ना, दूसरों की ज़िंदगी में खेल रहे हैं। हुकूमत को चाहिए उनको पकड़े, उनको बंद करे, सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि ये जान तो छूटे इंसानों की ज़िंदगी तो वो। और रोटी नहीं चबा पाती? रोटी कहाँ से बेटा? चावल भी नहीं खा पाती? नहीं, कुछ भी नहीं खाते, खाने के लिए तरसते। अभी बकरा ईद हुई, रमजान में सब रोज़ा खोल रहे थे, मैं रो रही, मेरी खाना सब क्या क्या करूँ? हंसती खेलती मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अल्लाह उसको गरक करे जिन लोगों ने ये बनाया, जिन लोगों ने ये हालत। नाज़रीन, हमने आपको शो में दिखाया कि गुटखा और मावा खाने से कैंसर कितनी तेज़ी से फैल रहा है। हमने आपको मरीज़ भी दिखाए, लेकिन अब आपको दिखाएंगे ये कि आखिर ये गुटखा मावा इतनी आसानी से फ़रोख्त कैसे हो रहा है, कराची में कैसे ये फ़रोख्त हो जाता है। और कराची के कुछ इलाके हैं जैसे बल्दिया टाउन, हमें जहाँ से ख़बर मिली है कि बल्दिया टाउन में एक आज़म नामी बीटर है जो ख़ुद को SHO इत्तेहाद टाउन का बीटर ज़ाहिर करता है और कहता है कि मुझसे डील करो, मैं इलाके में तुम्हारा गुटखा मावा फ़रोख्त करवा दूँगा। नाज़रीन, हमने अपने नुमाइंदे से बात की जो कि बल्दिया टाउन में मौजूद था। उसने किसी भी तरह आज़म से राब्ता निकाल के अपने आप को सेल्समैन बताया और ये बताया कि वो डील करना चाहता है। मेरे नज़दीक आप मेरे पीछे ये होटल देख सकते हैं जहाँ पर आज़म ने आने का बोला है। उसने बोला है कि यहाँ पर आ जाओ, हमारे नुमाइंदे को कहा है तुमसे मीटिंग करूँगा, तुमसे बातचीत करूँगा। ऐसे लोग बड़े होशियार, मोहतात, अय्यार होते हैं। हम बैठे हुए थोड़ा दूर यहाँ पर ताकि हम अपने नुमाइंदे के बैकअप पर हों। हमारा नुमाइंदा उस होटल पर जाएगा, बातचीत करेगा। बातचीत क्या होती है, डील क्या होती है, ये जब नुमाइंदा हमारा वापस आएगा तो उससे पूछते हैं। हमारा नुमाइंदा होटल पर चला गया है। उस बीटर ने, आज़म नामी बीटर ने हमारे नुमाइंदे को बुला लिया है, लेकिन हम यहाँ से अब थोड़ा आगे मूव हो रहे हैं, कहीं किसी भी वक्त शक ना हो जाए। हम आगे जाएंगे, वेट करेंगे, नुमाइंदा हमारे पास आएगा, फिर देखते हैं क्या बात हुई, आपको दिखाएंगे। हमारे नुमाइंदे और आज़म के दरमियान बातचीत हो गई है। वो क्या बातचीत हुई है, क्या डील हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है, आप खुद गौर से सुने। इतना बड़ा काम है नहीं हमारा, थोड़ा सा 6-8-10 थैली का काम है रोज़ का। एक ये बंदा है, 2-3 और होंगे। जो होगा मैं आपको खुली बात बता दूंगा, भाई ये नुमान भाई ये मेरी जगह है। देखो मेरे ऊपर फटीक नहीं आनी चाहिए, मेरी जगह पे फटीक नहीं आनी चाहिए। पैसों का मसला नहीं है, तो वो माल निकलेगा तो हम पैसे भी दें। भाई आप जमाल को जानते हो? पकौड़ा चौक जमाल जानता हूँ ना, नाम तो सुना मैंने। जमाल मेरे चेसिंग में चल रहे, पूछो ना किसी से। मुजम्मिल को बंद कर दिए घर मैंने। अच्छा, बाकी 1-4-5 सिस्टम है, सब बंद किए। अच्छा हाँ, नहीं आप किसकी बीट कर रहे हो? SHO कौन है SHO अभी? अपना ही। अच्छा यार, तो बात सुनो ना जानी, एक बार SHO साहब से मिलाओ तो सही, हमारी शक्ल तो उनको दिखाओ। क्योंकि अक्सर पता क्या होता है, देखो पहले भी इसको भी पता है, तो हाँ भाई भी अक्सर ऐसा होता है, भाई बात हुई जाती है, पैसे भी दे देते हैं, फिर भी हमारा बंदा चला जाता है, FIR कट जाता है। फिर देखो आप लाइन करके बेचोगे, आपका अपना फ़ायदा, लेकिन इसमें ये कि नाम हमारा आपने नहीं दे। देखो बात ये है, मैं आप बाकी आपको इलाके की पुलिस को तंग करे, हम लोग बैठे हुए। नाम आपका बहुत नुमान। आप कुछ आइडिया तो दो ना, मुझे तो आइडिया दो ना। वो माल तो मैंने देना है, वो उसकी तो जगह के भी लाइन के पैसे तो मैं दूंगा ना यार। 5 के भी। हाँ इलाका हम लोग को केम खाने है सारा आपके इलाका उनका काम है। 4 टाउन का तो है, एक तो ये गुजर गाजी में 2 दिन केम खाने के आगे पीछे एक जगह तो नहीं है यार, 1-2 गली में है, 1-2 रोड पर है, ऐसा भी नहीं कोई बड़ा काम है। अनवर वालों का भी आप चला रहे हैं। तो भाई हम किसी की फटीक नहीं लेते, जो जगह मेरी होंगी मैं आपको ले जाके दिखा दूँगा। हाँ वो तो 1 रुपये
सलूर दौरे सारे। चलो आप कर लेना साहब से बात, लेकिन भाई अगर बोलेगा तो मैं तेरे को डेली की थैलियाँ बता दूंगा। मेरी इतनी दुकानें भाई डेली का मेरा वास्ता नहीं है, मेरी बात देखो अगर काम बंदे आपका बढ़ेगा, आपके साथ हाँ, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। सही है, एक मिसाल में दे रहा हूँ ना, आप लोग का एक मिसाल है, काम चल रहे ना, अल्लाह नहीं करे हमारे थाने का कोई नफरी आती है, हम लोग अगर कोई बाहर से देखो अगर फल को पकड़ता है या रोड पे रोकता है हाँ। या मेरी दुकान पे या मेरी जगह पे कोई बंदा आता है, उसका क्या करेंगे? उसका हम लोग उसका बोले कि तेरा नाम लेंगे या तुझे फोन कराएंगे। हाँ, नफरी हमारे थाने की ढूंढते हैं ना, हमारे थाने की जो नफरी है जो पुलिस है नहीं घुसेंगे, उसकी भी जिम्मेदारी है। यही तो बात है ना जब वैसे जो साहब संभालेगा भाई भाई वो भी नहीं घुसेंगे। जब ऐसे जो का सिस्टम है तो कैसे घुसेंगे? मेरी जान घुसते हैं ना यार भाई ये जो से डायरेक्ट बात कराओ। नाज़रीन, आपने आज़म की गुफ्तगू सुनी कि उसने क्या कहा। आज हम थाने के बाहर मौजूद हैं, आज़म अंदर मौजूद है, हमारा नुमाइंदा मौजूद है, टीम बाहर मौजूद है। आज़म ने आज हमारी मुलाकात इलाके के SHO से करानी है। SHO का नाम इनायतुल्लाह मरवत है। उसने ये कहा है हमारे नुमाइंदे को कि आप थाने में आएँ, मैं थाने में आपकी डायरेक्ट उनसे मुलाकात करवाऊँगा ताकि आपको इस बात का यकीन हो जाए कि आप इलाके में खुलेआम गुटखा मावा भेज सकते हैं। ये बड़ा ख़तरे वाला टाइम है, बड़ा मुश्किल टाइम है। हम अपने नुमाइंदे को थाने भेजेंगे, थाने में कुछ भी हो सकता है। इस इलाके में ज़्यादातर बिजली नहीं होती, यहाँ पर लाइट गई भी होती है, फिर भी हमारा नुमाइंदा ऐसा वक्त देख के जाएगा कि जहाँ पर बातचीत हो सके। अभी हम थाने के बाहर मौजूद हैं, थोड़े फासले पर हम अपने नुमाइंदे को भेजेंगे। अंदर जाकर क्या बात होती है, क्या रिकॉर्डिंग होती है, हम आपको दिखाएंगे। हमारे नुमाइंदे को गए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। हमने 4 से 5 कॉलें की, उसने डिस्कनेक्ट कर दी। यकीनन वो वहाँ पर बातचीत में होगा, इंतज़ार कर रहा होगा या कोई अफसर सामने बैठा हुआ होगा। अभी हमारे नुमाइंदे का मैसेज आया है, वेट। अब हम मज़ीद इंतज़ार करेंगे जब तक हमारा नुमाइंदा हमें कुछ बताता नहीं है। हम थाने के बाहर थोड़ा दूर खड़े होकर उसका इंतज़ार करेंगे। नाज़रीन, हमारा नुमाइंदा जैसी बाहर आया, नुमाइंदे की वहाँ पर बात हुई और जो बात हुई वो आपको हैरान कर देगी। क्या बात हुई आप खुद देखिए और गौर से सुनिए। भाईजान आपका ठीक, इधर में थाने की जिम्मेदारी हमारी है, मैं बैठा हूँ। जानी वो तो आप एक आप नहीं चला रहे हो, जमाल को जानते हो? हाँ, आपने बात आपको कराता हूँ यार वो खड़ी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे पर एक बार भी आ गई ना तो नहीं बर्दाश्त कर। कोई फटीक नहीं आएगी यार, मैं बैठा हूँ। तो कम से कम शक्ल तो दिखाओ ना आपको यार, हम लोग नए इलाके के अंदर काम करेंगे इतना पर एक मिनट देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बनाओगे आप अपनी जगह पे? हाँ, ये फटीकियाँ भी वीडियो जी के ठीक आई है, कर बहुत साफ हो रहे हैं, छोटा बड़ा ये तो छोटा कर लेंगे, 1-2 कर लेंगे कि मशीन ज़्यादा थोड़ी खोलना, जितना चाहिए वो खोलना भी लगा 1-2 किलो। हाँ, कोई मसला थोड़ी है यार 7 से ज़्यादा मांग रहे हैं, आपकी बात भी बनेगी ना। ठीक है, 2 के जमाल दे रहे 1 के मुझे 45 सुबह बताया साहब ने तो 1 लाख की डाली थी, मैं लाख में बर्दाश्त माल की छूट दिलाएगी खुल के भेजो। हमारे को पैसे पूरे का। हाँ छूट दिलाऊँगा, उसमें कोई आके पकड़ लिया हम लोग इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं। चौकी वाले चौकी भी कुछ नहीं इत्तेफाक है, कोई भी कुछ नहीं तो देना नहीं पड़ा। 3,000 हफ्ता देते रहना, 5,000 कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। वो मैं बैठा करा दूँगा, मई बाप का फोन के लिए ठंडे बैठे मालिक ये है ना, साथ में मिला दूँगा। माल की छूट ये है कि माल बेचो खाने की जवाबदारी है, साथ में माल बंदे नहीं हमको साफ हो रहती है। मशीन है सलोन से ना रेंज 70 तक 70 भरेगा। अभी फटीक शटीक उसको बचाना है। मैंने बोला फटीक, बोला कोई मसला नहीं, खाली हेलो आए कर लेना, काम की बात इससे नहीं करना। आप बोल देना साहब ये लड़का है, इसको मैं काम दे रहा हूँ, बस बोलने से इतना तो बोलो। हाँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ यार आप मेरे बात करा दो, हम मुझे पता नहीं बात करेंगे, आप ही करेंगे। क्या हाल है? अल्लाह ठीक हो, सही है। क्या नाम है?
इमरान। नहीं साहब। चाय पियोगे? नहीं गिराते। कोई काम से बोलो तो मुझे बता, मुझे तो बता ठीक है। बस नाजरीन, आपने एसएचओ इत्तेहाद टाउन थाने की रिकॉर्डिंग देखी। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि माजरा किया है, लेकिन यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि हमेशा की तरह हम उसी वक्त क्यों नहीं गए मौक़िफ़ लेने। नाज़रीन, इसकी 3-4 वजूहात थी। वजूहात पहली ये थी कि इस इलाके में लोड शेडिंग का मसला बहुत है। अगर हम उस वक्त थाने में जाते जिस वक्त बिजली नहीं थी, तो उस वक्त टीम के साथ कुछ भी हो सकता था। हमारा कैमरा, जो कि हमारा हथियार है, वो छीना जा सकता था। उसके बाद हमने ये सोचा कि पहले इलाके में जाया जाए, लोगों से जाना जाए कि आया गुटखा मावा यहाँ पर फ़रोख्त होता है या नहीं होता। लोगों ने बरमला कहा कि दिन हो रात हो, जहाँ से गुटखा मावा ख़रीदना चाहते हैं इस इलाके में आपको दस्तयाब होगा। जब ये सारी सूरत-ए-हाल सामने आई तो इस मर्तबा हम ये शवाहिद लेके आला अफसरान के पास गए और उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि देखें आपके पुलिस अफसरान किस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हैं। हमें यकीनन ये ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन सिंध पुलिस ने अच्छे इक़दामात करते हुए फौरी तौर पे एसएचओ को सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया। हम इसी तरह कराची के मसाइल दिखाते रहेंगे। जो काली भेड़ें इस माशरे में इस वक्त पनप रही हैं, उनके हक़ाइक़ सामने लाकर आला इंतज़ामिया के सामने रख कर इस बात की दरख्वास्त करते रहेंगे कि एक्शन लें ताकि फ़र्क पड़े, तब्दीली आए। हम इस वक्त बल्दिया टाउन के इलाके में मौजूद हैं और लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर गुटखा मावा मिलता है या नहीं मिलता, या पूरी तरह पाबंदी है, या मुश्किल से मैसर है, या आसानी से दस्तयाब है। आइए, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी सईदाबाद इसी में। ये बताइएगा कि इधर गुटखा मावा मिलता है? यार मैं खाता तो नहीं हूँ, पर मिल जाता है। मिल जाता है लोगों को खाते हुए आपने देखा है? बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो ट्राई है ना इस गुटखे मावे का, ये घरों में लोगों ने जो है ना, ठीक है, आजकल जो है वो किया हुआ है बनाया तो कुछ। हाँ, क्योंकि मैं भी एक जानता हूँ, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं मेमन कॉलोनी में, तो वहाँ पे एक घर ऐसा है कि जहाँ पे जो है ना कुछ पुलिस की भी सपोर्ट है, तो जिसकी वजह से वो गुटखा मावा चलता है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाले नहीं। और पूरा ये इलाका लत में पड़ जाता है। सारी बात है, जो खा रहे हैं उनको तो मिल रहा है ना, चाहे वो 100 का या 200 का है। हाँ, तो फिर भी हम देखते हैं वो अभी तक खा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस इलाके में गुटखा मावा मिलता है? दुनिया खा रही है, कराची शहर में क्यों नहीं मिलता? इधर तो खुले आम मिलता है, कोई रोक टोक नहीं है? कोई नहीं है, हर दूसरे आदमी की जेब में देखो तो गुटखे मावे। अच्छा, केबिन वाले और लोग तो ऐसे यहाँ पारसा बनते हैं कि पूरी तरह पाबंदी है, जहर मिल जाएगा, गुटखा नहीं मिलेगा। हर केबिन पे मिलेगी, हर दुकान पे मिलेगी, हर जगह मिलेगी। अच्छा, ये पुलिस से सेटिंग के बगैर मुमकिन है? ये तो अभी आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन लोग खाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक दूसरा आदमी में क्या कह रहे हो, खाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो बच्चे खा रहे हैं, इतना ही आम हो गया है। जिस तरह राशन मिल रहा है उससे भी ज़्यादा खाया जाता है मेरे ख्याल से। इससे भी ज़्यादा? उससे भी ज़्यादा बल्दिया टाउन में? बल्दिया में। ये पता है इस इलाके में गुटखा मावा बिकता है? बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। खुलेआम? खुलेआम, बिल्कुल। कोई रोकने वाला नहीं है? रोकने वाला कोई नहीं है ना यहाँ। पुलिस रोकती है? पुलिस ये आती है बस, बच्चा लेकर चली जाती है बस। नौजवान लोग जो चाहे जहाँ से चाहे खरीद के खा ले? हाँ, खाते हैं। तो कोई छुप के घरों में मिल रहा है, केबिन पे मिल रहा है? ये केबिनों पे भी मिल रहा है, दुकानों पे भी, और घर से भी देते हैं। यानी बल्दिया टाउन में खुला चल रहा है? हाँ, खुला बिल्कुल सर। हाँ, चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने स्पाई रिकॉर्डिंग और आवाम की राय सुनी और किस तरह लोगों ने कहा कि बल्दिया टाउन में खुलेआम हर जगह गुटखा मावा फरोख्त होता है। यही मामला लेके हम अब एसएसपी किमाड़ी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कौन है जिम्मेदार इस बात का कि इस इलाके में गुटखा मावा खुलेआम फरोख्त हो रहा है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी किमाड़ी आरिफ असलम राव साहब मौजूद हैं, जिनके पास आज हम इसलिए आए हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट माजी में
स्मगलिंग के हवाले से, मंशियात के हवाले से बहुत ही हॉट रहा है। अब पूछना ये है कि अभी मौजूदा निगरान सेटअप में क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्या इकदाम किए गए हैं, किस तरह इसकी रोकथाम होगी। और इसके अलावा जो एक अहम सवाल होगा वो ये होगा कि कराचीआइट में एक आदत है गुटखा खाने की, लेकिन इस पर हम जो मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे वो सवाल ये असल में इस वजह से ये जो फैक्ट था, क्योंकि बलूचिस्तान से जब आप सिंध में दाखिल होते हैं तो जहाँ बड़े मेन रास्ते सिंध में दाखिल होने के हैं, उसमें से सबसे अहम रास्ता समझ लें अगर कराची के हवाले से देखें तो वो हब चौकी के रास्ते से और हमारा मोचको के रास्ते से वो एंटर होता है। तो चूँकि ये एंट्री पॉइंट है, इस वजह से इसकी एक इम्पॉर्टेंस रही है इस डिस्ट्रिक्ट कैमाड़ी की स्मगलिंग के सामान के आमद व रफ्त के हवाले से। बिल्कुल। और उसके लिए हमने फिर जो इक़दाम किए, क्योंकि आपको पता है इस वक्त ये पूरे मुल्क में वफाकी हुकूमत, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लेकर और हमारी सूबाई हुकूमत और IG सिंध की जानिब से भी हमें और एडिशनल IG कराची की जानिब से भी हमें बड़ी सख्त हिदायत हैं कि इसकी रोकथाम के लिए, जैसे ये कस्टम्स का बेसिकली आपको पता है कि जॉब है एंटी स्मगलिंग का, लेकिन इसमें पुलिस और बाकी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और दीगर इदारे भी मिल करके काम कर रहे हैं इस वक्त की पॉलिसी। अच्छा, इसमें आपको चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ा? चैलेंजेस ये हैं कि जी देखिए, कुछ बड़े रास्ते हैं, जैसे ये मेन रूट है, इसको तो हम कवर करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से कच्चे रास्ते भी होते हैं। और जहाँ पर आपको कच्चे रास्ते होंगे वहाँ से निकलने का, पिलफरेज होने के रास्ते हमेशा ऑप्शन रास्ते मौजूद होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। तो एक ये चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज ये भी होता है कि इसमें जो स्मगलिंग है उसके लिए सिर्फ ये कैरियर जो गाड़ियाँ हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें ट्रॉलर्स हैं, ट्रक्स हैं, कंटेनर्स हैं, यही नहीं यूज़ हो रहे होते, बल्कि मुसाफिर कोचेज़ को यूज़ किया जा रहा होता है, आम कार्स को यूज़ किया जा रहा होता है। चैलेंजेस ये हैं कि जब हम बड़ी चीज़ों के पीछे लगे तो इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए स्मगलर्स ने अपने दाव पेच बदल के, और इवन मैं आपको बताऊं मोटरसाइकिल की टंकी तक में जो है वो छालिया स्मगल हो रही होती है। हमने ऐसी गाड़ियाँ इंटरसेप्ट की जिन पे सिलेंडर्स रखे हुए थे, गैस सिलेंडर्स, और गैस सिलेंडर को चेंज करके सिलेंडर्स के अंदर छालियाँ भरी हुई थी। तो इस तरीके से ये नित नए तरीके हमारे सामने आ रहे हैं और पता चल रहा है कि मुख्तलिफ हरबों से स्मगलिंग की जा रही है। सो दिस इज़ द न्यू चैलेंज, और हम भी इसको जो है वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके इसको काउंटर कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से इलाकाई सतह पर क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं? देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है सबसे पहले, और उसको वर्ड से एक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए हमने बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं उन पुलिस ऑफिसर्स ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ जो इसमें हमें मुलविस मिले हैं, और उनके ख़िलाफ़ हमने रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ कंडक्ट की हैं, और उनके केसेस जो हैं वो मोस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस वो भी हमने किए हैं ऐसे लोगों पे जो ऑर्गेनाइज पुलिस ऑफिशियल्स पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा थे या रहे हैं या अभी उन्होंने इसमें हिस्सा लेने की कोशिश की, और दूसरा उनको हमने सस्पेंड करके उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शंस लिए। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं, और बेहतर लोग जो अवेलेबल लॉट है उसमें से उनको लगा रहे हैं मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स पे, उससे भी हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इंटरनल जो हमारी एक अकाउंटेबिलिटी है उसका, और इंटरनल जो हमारी एक सर्वेलेंस है, विजिलेंस है, उसके निज़ाम को हम बेहतर बना रहे हैं। अच्छा, SSP साहब ये बताइएगा कि इत्तेहाद टाउन थाना है, वहाँ पर हमारी जो टीम मेरा शहर है उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें दो चीज़ें हैं जी इसमें। एक तो ये है कि गुटखा और मावा इंतहाई मुज़र सेहत चीज़ है, यहाँ तक कि कैंसर का बाइस बना। बिल्कुल। इस पर हमने आने के बाद अपने ये 2 महीना और कम वेश को 10 दिन का टाइम हमें गुजरा है, 10-12 दिन। तो इस टाइम में हमने जितना क्रैकडाउन किया है और वो बेशुमार हमने रेड्स किए हैं, बड़े नामी ग्रामी मुलजिमान, बदनाम जो इसमें मुलजिमान थे उनको पकड़ा है, उनके जैसे मैंने कहा सहूलतकार पुलिस ऑफिशल्स को सख्त सज़ाएँ दी हैं। एट द सेम टाइम हमने बड़े कारखाने पकड़े हैं जो गुटखा मावा बनाने वाले थे, बड़े नाम थे उनको। और अगर अब भी इलाके में कहीं इसकी सेल होती है और वो पाई जाती है और लोग इसको इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, मैं शहरियों से कहूँगा कि वो बिला झिझक हमें इत्तला कर सकते हैं। उसके लिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, वो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इत्तला कर सकते हैं। आपकी वसातत से मैं कहूँगा, हमारे ऑफ़िस में मैं ख़ुद रोज़ाना 2 बजे से 5 बजे तक मौजूद होता हूँ, हर सोमवार से लेकर जुमा तक, मंडे टू फ्राइडे 2 से 5 मेरा पब्लिक मीटिंग टाइम है, और उसमें कोई भी शख्स मेरे पास आ सकता है और मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, कोई कंप्लेंट लेके आ सकता है, पुलिस से रिलेटेड किसी के भी कोई मसाइल हैं तो हम उनके हल के लिए पूरी कोशिश करते हैं, कानून के दायरे में रहते हुए उनके मसाइल हल करते हैं। मैं कहूँगा कि शरीफ अवाम आगे आए, और अवाम और वो शहरी जो समझते हैं कि क्राइम को रोकने में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पुलिस अवाम के ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती,
तो वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा एसएसपी साहब ये बताइएगा, स्मगलिंग के अलावा क्या ये मंशियात का जो इशू है ये भी बैनुल-सूबाई स्मगलिंग में आ रहा है, ये भी एक्सेस हो रही है यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैं आपको बताऊं कि जो हमने एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस अपने तेज़ किए, तो एक तो वो स्मगल्ड आइटम्स हैं जैसे छालिया है, जैसे टायर है, जैसे खुश्क दूध है, जैसे प्लास्टिक है, ये वो स्मगल्ड आइटम है जिनकी कस्टम पे नहीं होती। लेकिन इसके अलावा हमने ये देखा कि मंशियात भी बैनुल-सूबाई तौर पर उसकी नकलो हमल भी स्मगलिंग के गाब में की जा रही है। तो हमने अपना ये जो ये लाइन है हमारी, जो वो रूट्स हैं हमारे, जो रोड्स हैं हमारे, जो इस तरह से इंटर प्रोविंशियल ट्रैफिक को गुजरती है जहाँ से, यहाँ पर हमने कई कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें एक ही बड़ी कार्रवाई में 100 कमोबेश कोई 120 किलो के करीब चर्स हमने मोचको चेक पोस्ट के ऊपर पकड़ी थी। एक कार्रवाई में थी? एक कार्रवाई में। और उसके अलावा पै दर पै जो हमने कार्रवाइयाँ की हैं, ख़ास तौर पे थाना सईदाबाद में, उसमें हमने एक 1170 ग्राम आइस एक दफ़ा पकड़ी, 15 किलो अफ्यून एक मरतबा पकड़ी है, 3900 ग्राम वीड एक मरतबा पकड़ी है, फिर 10,300 ग्राम वीड एक और, 2000 ग्राम क्रिस्टल, फिर 2500 ग्राम चर्स, फिर 5000 ग्राम वीड, और फिर अभी कल रात भी हमने 1010 ग्राम क्रिस्टल ये हमने पकड़ा है। और मैं आपको दिलचस्प बात इसमें ये बताऊं जो हमारे लिए एक हैरानकुन इंकशाफात हैं कि इसके ट्रांसपोर्ट करने वाले, अभी 2 दिन पहले हमने यहाँ पर साइट के एरिया में भी एक रिक्शे में जाने वाली एक फैमिली को पकड़ा है, जिसमें एक ही घर के 2 मर्द और एक खातून शामिल हैं। 14 या 15 किलोग्राम चर्स उनसे भी बरामद हुई। तो आप ये देखिए कि इसमें मर्दों के साथ ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो इनके ट्रांसपोर्टर या कैरियर के तौर पे यूज़ हो रही है। ख़वातीन पे ज़्यादा सख्ती कम होती है। उन पर शक कम जाएगा, फिर उनको पर्सनली अपने साथ इसको छुपाने की एक ऑप्शन ज़्यादा होती है। तो इस वजह हमारे बच्चे इस लत से बाहर निकल आए, लेकिन चूंकि मेल कांस्टेबल्स होते हैं, कंफर्ट जोन वो नहीं होता। ऐसी कोई सजेशन या कोई ऐसा अभी मैकेनिज्म बन रहा है कि जिसमें कम से कम हर थाने में 24 घंटे फीमेल रूम कहते हैं, वहाँ पर जहाँ पर कंप्लेनेंट्स आते हैं वहाँ पर मौजूद होती है। इसके अलावा एक और काम ये है कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में एक विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल भी है, और उसके अंदर भी ख़वातीन 24 घंटे किसी भी वक्त इंफॉर्मेशन पास कर सकती हैं, उनको कॉल कर सकती हैं, उनके नंबर्स भी शेयर किए गए हुए हैं, और उनको या थाने पर जाकर हमारी इस वक्त एक समझें कल्चरल शिफ्ट की कोशिश है कि हम अपने थानों को फैमिलीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, सब के लिए एक ऐसा एक्सेसिबल पॉइंट बनाएं जहां वो आसानी से तहफ़्फ़ुज़ के एतमाद के साथ वहां पर जाएं और जाकर अपना मसला बता सकें। तो इस शिफ्ट के ऊपर, इस थाना कल्चर को तब्दील करने के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आरिफ असलम राव साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू। और मौक़िफ़ से और डिसीजन से आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही मशहूर डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, जो बहुत ही माहिर ENT स्पेशलिस्ट और सर्जन हैं और साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन रह चुके हैं। आइए चंद अहम सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे ख्याल रखें, देखिए ओरल कैंसर और मुंह का सरतान, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मर्दों में सबसे ज़्यादा कैंसर है, बल्कि हम ये समझते हैं कि जो औरतों की जो ब्रेस्ट कैंसर है जहाँ बनती है उसमें नंबर 1 पे छालिया है। ठीक है। या छालिया से बनी हुई बहुत सारी और चीज़ें हैं, छालिया से बनी हुई सिगरेट स्मोकिंग है, नस्वार है, या इस तरह से, लेकिन नंबर 1 पे छालिया है। और छालिया से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, जिसमें कि गुटखा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि उसमें केमिकल और बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती हैं। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को, कि लोग ये समझते हैं कि वो डॉक्टर साहब मैं तो पान में वो छालिया खाता हूँ और ये खाता हूँ वो खाता हूँ, लेकिन गुटखा वगैरह नहीं खाता हूँ मैं। लेकिन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो मैं बहुत सालों से बता रहा हूँ, कि जो हमारी क्लिनिकल जो असेसमेंट है, जो हमारी कोई लैब की बात नहीं कर रहा, जो मैं पेशेंट देखता हूँ, वो आदमी जो कि अच्छे क्वालिटी का छालिया बाहर से मंगाई जाती है, इसलिए कि छालिया हमारे मुल्क में नहीं उगता है, ये बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और बहुत हमारा ज़र मुबादला लगता है उसके अंदर। और वो जब आता है अच्छे किस्म की छालिया, सिर्फ छालिया खा के भी लोग ओरल कैंसर में मुब्तला हुए हैं। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि छालिया का जो जूस है जिसको आप चबाते हैं, तो छालिया जूस इज़ ए कार्सिनोजेन। इसका मतलब ये है कि छालिया का जूस जो है उससे भी कैंसर प्रोड्यूस होता है, कैंसर बनता है, और ये रिकॉर्डेड है।
ठीक है। मैं मिसाल दे सकता हूँ लेजेंड की, कि हमारे मुल्क की एक राइटर होती थी फातिमा सुरैया बजिया, बिल्कुल। उनको कैंसर मुंह का हुआ और सिर्फ वो सिर्फ आला किस्म की छालियाँ खाती थी, क्योंकि वो मेरी बहन बनी हुई थी। हम उनके घर पे बैठते थे, खाते थे, चाय पीती थी, लेकिन वो छालियाँ पान में डाल के खाती थी। तो वो आला किस्म की, उन्होंने कभी ठीक है। गुटखे को हाथ नहीं लगाया, किसी और चीज़ को नहीं किया। तो प्रूफ ये करना चाहता हूँ, आपने ये बात की है कि छालिया का जूस जो है वो कार्सिनोजिन है। अब उसके अंदर जो केमिकल मिलाते हैं, बहुत सारे फजूल चीज़ें मिलाते हैं, तो ये ऑगमेंट हो जाता है, यानी सोने पे सुहागा, तो फिर वो कैंसर ज़्यादा बनता है। तो लिहाजा ये जो हमारा इशू है ये बहुत सीरियस है, और इसमें मेजॉरिटी लोगों को हमने देखा है, चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, क्योंकि मैंने मीडिया के बहुत सारे लोगों को देखा है इसको खाते हुए। यहाँ पे जो मोटर मैकेनिक्स हैं, जो दूसरे ऐसे जो प्लम्बर्स हैं, ये है, उनको मैंने देखा है कि मुंह में छालिया होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं अपना खामोशी से, लेकिन इसका नुकसान बहुत है। एक तो ये कि ओरल कैंसर है, दूसरा जनाब सब म्यूकस फाइब्रोसिस। शायद ये लोग बहुत दफ़ा मैं बता चुका हूँ, सब म्यूकस फाइब्रोसिस ये होता है कि मुंह के अंदर जो ये तालू है सारा, बिल्कुल, ये इसमें इलास्टिसिटी होती है। मैं मुंह खोलता हूँ, बंद कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग छालियाँ खा रहे होते हैं, आपके नाजरीन जो इसमें मुब्तला हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस में, वो अच्छी तरह समझते होंगे कि ये इलास्टिसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो खून की नालियाँ हैं जो ये काम कर रही हैं वो सिकुड़ती शुरू हो जाती है। तो ये जो पूरा मुंह है आप देखें तो ये पिंकिश है, गुलाबी है अंदर का। हमारा बकल म्यूकोजा या ये कहते हैं गाल जो अंदर है, जी जी, वो सारा पिंक है, गुलाबी है, लेकिन ये आहिस्ता 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 वाइट हो जाता है। और इसकी पहचान ये है कि मुंह बंद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो बंद होके इतना हो जाता है कि मैं 2 लड़कियां हैं जो मेरे पास बहुत पुरानी हैं, जिनका मुंह नहीं खुला। वो दुनिया के हर अस्पताल चले गए, लेकिन उनका मुंह ऐसे ही रहा, स्ट्रॉ से खाली वो पी सकती है लिक्विड। वजह क्या थी सर? छालिया। वजह सिर्फ छालिया, यही मैं बता रहा हूँ कि दूसरा जो नाम है वो सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अच्छा, कैंसर का इलाज है 100%। अगर आपको कैंसर हो जाता है और आप शुरू में आते हैं तो उसको निकाल के उसका इलाज किया जा सकता है, उसका ऑपरेशन किया जा सकता है, तो आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है शुरू में, क्योंकि जब हम उसको कहते हैं कि जी निकालने से पहले हमें बायोप्सी करनी ज़रूरी होती है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है कि ये है क्या, ऐसी ब्लाइंड करके नहीं निकालते। तो जब हम बायोप्सी करते हैं तो लोग कहते हैं बायोप्सी नहीं डॉक्टर साहब, बायोप्सी तो नहीं कराएंगे, वो पप्पा का कराया था, वो तो मर गए। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बायोप्सी एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है शुरू में, लेकिन जब आप आखिर में आते हैं, वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है कैंसर, उसमें से बायोप्सी लेते हैं तो बायोप्सी बदनाम हो जाती है कि जी बायोप्सी लिया था तो ये बढ़ गया। वो तो ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो लोगों को ये समझना है कि बायोप्सी बहुत ज़रूरी है उसको कराने के लिए, ताकि डायग्नोसिस हो कि ये है क्या चीज़। नाजरीन, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मामला था जिसको लेकर हम आईजी सिंध साहब के पास गए, और इसमें इत्तेहाद टाउन थाने का मुबैना तौर पर जो मेजबान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।